नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि तहरीक लब्बैक के धरने के हवाले से इस्लामाबाद के दो हसास तरीन मकामात पर क्या चल रहा है, रात को क्या सूरत हाल पैदा हुई जिसके बाद हुकूमत को 3 हंगामी इक़दामात करना पड़े। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के सबसे अहम और सबसे हसास दाखिली रास्ते फैज़ाबाद पर इस वक्त क्या कुछ हो रहा है, वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस पूरी सूरत हाल में किस तरह के फ़ैसले किए हैं, पीडीएम ख़ास तौर पर मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ का इस पूरी सिचुएशन में क्या गेम प्लान है और इस प्लान के दो किरदार कौन हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी तहरीक लब्बैक के धरने के हवाले से फैज़ाबाद में इस वक्त किस किस्म की सूरत हाल है और दो मज़ीद जो हसास मकामात हैं वहाँ इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस मकाम पर आधी रात को अचानक क्या हुआ जिसके बाद पूरी सिचुएशन बदल कर रह गई और जो लोग दीगर शहरों में रहते हैं उनके लिए मुख्तसरन ये भी बताते हैं कि फैज़ाबाद का मकाम क्यों इंतहाई हसास है और धरनों के हवाले से इस मकाम पर और इससे जो जुड़े 3 मकामात हैं वहाँ पर किस किस्म की सरगर्मियाँ देखने में आईं जो बहुत गैर मामूली थीं। तो मामला ये है कि रावलपिंडी और पंजाब के जो दीगर शहर हैं इनसे अगर इस्लामाबाद की जानिब जीटी रोड के ज़रिए ट्रैवल किया जाए तो इस्लामाबाद में दाखिले का जो मरकज़ी रास्ता है वो फैज़ाबाद है और फैज़ाबाद इसलिए बहुत ज़्यादा अहम है कि इससे बाएं तरफ सिर्फ 6 से 7 किलोमीटर दूर GHQ वाक़ है और इसी तरह फ़ौज के जो दीगर आप कह सकते हैं हसास नोयत के दफातर वो भी फैज़ाबाद से बाएं तरफ सिर्फ 6 से 7 किलोमीटर के अतराफ़ में वाक़ हैं। इसी वजह से इस मकाम को बहुत सेंसिटिव भी समझा जाता है। दूसरी जानिब फैज़ाबाद के दाएं तरफ अगर दाएं तरफ की बात की जाए तो यहाँ से 7 से 8 किलोमीटर दूर रेड जोन है और ये जो रास्ता है ये रावल डैम रोड से होता हुआ सरीना होटल तक पहुँचता है और फिर बराह रास्त रेड जोन तक पहुँच जाता है और रेड जोन में पार्लियामेंट हाउस, ऐवान सदर, वज़ीर आज़म ऑफिस, वज़ीर आज़म हाउस, सुप्रीम कोर्ट, PTV, रेडियो पाकिस्तान की इमारतें और ख़ास तौर पर जो गैर मुल्की सफारत खाने हैं चूँकि वो भी रेड जोन में वाक़ हैं इसलिए ये जो रेड जोन है इसको इस्लामाबाद का सबसे हाई सिक्योरिटी जोन कहा जाता है और सबसे हसास इलाका भी इसी को करार दिया जाता है। अब जो फैज़ाबाद का मकाम है यहाँ पर रात को क्या हुआ, क्योंकि फैज़ाबाद से एक रास्ता 0 पॉइंट की जानिब भी निकलता है और 0 पॉइंट से होता हुआ ये रास्ता आपारा की जानिब जाता है और जब तहरीक इंसाफ ने धरना दिया था तो उस वक्त तहरीक इंसाफ ने फैज़ाबाद से 0 पॉइंट वाला रास्ता लिया था। यहाँ से वो पूरा जो उनका एहतजाजी काफ़िला था वो आपारा तक पहुंचा था और फिर आपारा से मूव होता हुआ वो डी चौक पहुंचा था। तो इस पूरी सूरत हाल में फैज़ाबाद में रात को कुछ गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई और ये जो सूरत हाल थी ये तहरीक लब्बैक के सरबराह साद रिजवी साहब की रिहाई के मामले पर आप ये कह सकते हैं कि कुछ इंटेलिजेंस इतलात हुकूमत को मिली थी और ये इतलात बहुत से हवालों से हुकूमत के लिए तशवीशनाक भी थी और ये जो इंटेलिजेंस इतलात थी ये असल में इकट्ठी की थी सिविल एजेंसीज ने। इनमें कोई मिलिट्री किसी एजेंसी का कोई हाथ वगैरह नहीं था और इन मालूमात की बुनियाद पर एक फ़ाइल बनाई गई, एक पूरी प्रेजेंटेशन बनाई गई और वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ज़ाहिर है कि वो इस वक्त सिविल इंटेलिजेंस जो एजेंसीज़ हैं उनको हेड भी करते हैं, ये इंटेलिजेंस एजेंसीज़ उनको रिपोर्ट भी करती हैं। तो ये फ़ाइल्स पहुंचाई गई शेख रशीद तक जिसके बाद एक आला तरीन सतह का इजलास हुआ और जो फ़ाइल शेख रशीद तक पहुंचाई गई थी इस पर बड़ी तफसीली डिस्कशन भी हुई और इस फ़ाइल में बताया ये गया था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान
पंजाब के 13 बड़े शहरों से बड़े पैमाने पर एहतजाज करने की सलाहियत रखती है। यानी इसके बावजूद कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कलअदम करार दिया गया था, लेकिन अब भी तहरीक लब्बैक में ये सलाहियत है कि वो पंजाब के 13 बड़े शहरों में बड़े पैमाने पर एहतजाजी रैलीज निकाल सकती है और धरने भी दे सकती है। इस हवाले से ये रिपोर्ट भी मिली कि तहरीक लब्बैक के जो नाज़मीन हैं उनको मुकम्मल तौर पर फ़ाल कर दिया गया है और उन्हें ये टास्क भी दिया गया है कि उन्होंने अपने साथ कितने कितने कारकुन लाने हैं। इसके अलावा हुकूमत को ये इत्तला भी मिली, ख़ास तौर पर ये इत्तला बहुत तशवीशनाक थी, और वो इत्तला ये थी कि तहरीक लब्बैक के कारकुन जिन भी शहरों से गुजरेंगे तो वहाँ जो मसाजिद मौजूद हैं और वहाँ जो मदारिस मौजूद हैं वहाँ से भी बड़ी तादाद में लोग तहरीक लब्बैक के काफ़िलों में शरीक हो सकते हैं। और यूँ अगर ये रैलीज़ मिलकर फैज़ाबाद जैसे हसास मकाम तक पहुँच गईं तो फिर हुकूमत के लिए एक मुश्किल और पेचीदा सूरत हाल पैदा हो सकती है, जिसे संभालना उस वक्त आसान नहीं होगा। इसके बाद इसी मामले में एक और नया मोड़ आया, और वो मोड़ ये था कि जब ये इतलात वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद तक एक फ़ाइल की सूरत में पहुँची तो उसके बाद शेख रशीद को वज़ीर आज़म इमरान खान ने हंगामी तौर पर तलब कर लिया और शेख रशीद अहमद ने प्राइम मिनिस्टर को इस पूरी सूरत हाल पर एक तफसीली ब्रीफिंग दी और उनको बताया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की इस वक्त कितनी स्ट्रेंथ है और ये जो मामला है ये हुकूमत के लिए एक बड़ी पेचीदा सिचुएशन भी बना सकता है। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने दो बड़े और अहम फ़ैसले किए। वो फ़ैसले क्या थे वो भी आपको बताते हैं और साथ ही मुख्तसरन ये भी बताते हैं कि फैज़ाबाद में रात को क्या हुआ था और इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। तो मामला ये है कि हुकूमत को जो इतलात मिली थी उनमें से एक इतला ये भी थी कि तहरीक लब्बैक के कारकुनों का ये जो एहतजाज होगा, इस एहतजाज की आड़ में कुछ शरपसंद अनासर ये प्लान कर रहे हैं कि वो एक तशद्दुद की सूरत हाल पैदा करें। यानी ये जो अनासर हैं इनका तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से तो कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन उनकी कोशिश ये है कि वो एक भेस बदलें, अपने आप को ज़ाहिर करें कि वो तहरीक लब्बैक के कारकुन हैं और इस एहतजाज की आड़ में बदअमनी फैलाने की कोशिश करें। उसके बाद हुकूमत ने अपने तौर पर जो उनकी इंटेलिजेंस मालूमात थी उस बुनियाद पर फहरिस्तें बनाना शुरू की। सबसे पहले जो मरी रोड से रास्ता आता है, आप कह सकते हैं कि इस्लामाबाद की जानिब, जो रावल डैम रोड से निकलता हुआ सरीना होटल तक जाता है और फिर रेड जोन तक जाता है, तो वो जो रास्ता है फैज़ाबाद का यानी मरी रोड से रेड जोन की जानिब जाने वाला, उस रास्ते को ब्लॉक करने का फ़ैसला किया गया। वहाँ पर बड़े बड़े कंटेनर्स लगाए गए। इस तरह से ये इंश्योर किया गया कि जो मरी रोड से आने वाला रास्ता है वहाँ से किसी किस्म की नकलो हरकत ना हो सके, लेकिन जो हाईवे वाला रास्ता है उसको खुला रखा गया ताकि आवाम को मुश्किलात दरपेश ना हों। उसके बाद एक और रास्ता है जिसके मुतल्लिक ये कहा जाता है कि जब भी फैज़ाबाद को ब्लॉक किया जाता है उस वक्त इस रास्ते से भी मुजाहिरीन किसी भी किस्म के मामले पर अगर एहतजाज हो रहा हो, चाहे वो सियासी एहतजाज हो या किसी मजहबी मामले पर एहतजाज हो रहा हो, तो वहाँ से भी बड़ी तादाद में मुजाहिरीन इस्लामाबाद में दाखिल हो जाते हैं। और ये जो तरामड़ी चौक वाला इलाका है ये भी रेड जोन से कोई सिर्फ 6 किलोमीटर दूर है, लेकिन इस रास्ते को भी कंटेनर्स लगा के ब्लॉक किया गया। इस तरह रावलपिंडी से और जो जीटी रोड से आने वाले आप कह सकते हैं काफ़िले, वो सिर्फ उसी सूरत में इस्लामाबाद में दाखिल हो सकते थे कि जब वो इस्लामाबाद हाईवे का रास्ता अख्तियार करें। उसके बाद बख्तरबंद गाड़ियां जो हैं वो भी फैज़ाबाद के मकाम पर पहुंचाई गईं और पुलिस की भारी नफरी भी तैनात कर दी गई, लेकिन पुलिस एहलकारों को बड़ी ख़ास किस्म की हदायत भी जारी की गई, क्योंकि आधी रात को भी जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो इन्फॉर्मेशन इस किस्म की थी कि कुछ शरपसंद अनासर जिनका ताल्लुक़ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से हरगिज़ नहीं है, वो कोई बड़ी बदअमनी फैलाने की प्लानिंग कर रहे हैं।
اس وجہ سے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید رات کو کوئی بڑے پیمانے پر گرفتاریاں ہوں، لیکن پھر پولیس کو ایک بڑی خاص قسم کی ہدایت کی گئی، اور یہ ہدایت اس لیے کی گئی کہ وزیراعظم عمران خان نے خود وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کو جب بلایا تھا تو ایک ہائی پروفائل میٹنگ چیئر کی تھی، جس میں شیخ رشید بھی شریک تھے اور کچھ اور حکومتی رہنما بھی شریک تھے اور سیکیورٹی حکام بھی شریک تھے۔ اب اس اجلاس میں پرائم منسٹر عمران خان نے جو 2 فیصلے کیے، اس سے پہلے انہوں نے 2 نکات اس اجلاس میں جو شرکاء تھے ان کے سامنے رکھے۔ ایک تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ان کا ریاست مدینہ بنانے کا تصور ہے، جس پر اب تک وہ بہت سے تاریخی اقدامات کر بھی چکے ہیں، اور اس حوالے سے جو انہوں نے پورا روڈ میپ بنایا ہے، اس روڈ میپ کو تیزی سے آگے بڑھایا جائے۔ اور ظاہر ہے کہ سب جانتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان نے ریاست مدینہ کے حوالے سے جو ان کا ایک خواب ہے، کس قسم کے اقدامات اب تک کیے ہیں، اور اگر آپ اس کو ایک براڈر کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو تحریک لبیک کا جو موقف ہے کہ پاکستان میں کس قسم کا نظام ہونا چاہیے، تو پرائم منسٹر عمران خان بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسی قسم کا ایک نظام جو ہے وہ پاکستان کے اندر نافذ کروانا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ جو دونوں طریقہ کار ہیں یہ ذرا مختلف ہیں، کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان چاہتے یہ ہیں کہ اس کے لیے یعنی ریاست مدینہ بنانے کے لیے ٹھوس اور عملی اقدامات کیے جائیں، اور اس دوران کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے عالمی اسٹیبلشمنٹ بہت زیادہ آفینڈ ہو جائے اور ریاست پاکستان کو بہت کڑی سزا دی جائے، جس سے یہ جو پورا ایک گول اچیو کیا جا سکتا ہے پرائم منسٹر عمران خان کے مطابق ریاست مدینہ کو بنانے کا اور حاصل کرنے کا، یہ پورا گول اچیو کرنے میں زیادہ مشکلات جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گی، کیونکہ یورپی یونین پاکستان کے اوپر پابندیاں لگا سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ فرانس کے معاملے پر اگر پاکستان کوئی کارروائی کرتا ہے، اسی طرح جو پاکستان کا GSP+ سٹیٹس ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے، اور FATF جو کہ اس وقت ایک بائسڈ فورم بن چکا ہے، جس کو بھارت اور امریکہ کی جو لابیز ہیں وہ ڈرائیو کر رہی ہیں، اور پاکستان کی بہترین پرفارمنس کے باوجود جس طرح کا پاکستان کو ایکشن پلان دیا گیا تھا، جو تاریخ کا مشکل ترین ایکشن پلان تھا، اس پر عمل درآمد کے باوجود جس طرح سے پاکستان کو گرے لسٹ میں برقرار رکھا گیا، تو یہ بھی ایک ریاست کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ اور اگر کوئی دھرنے ہوتے اور ان دھرنوں میں کوئی پرتشدد صورتحال پیدا ہوتی اور یہ ساری فوٹیجز، یہ ساری ویڈیوز عالمی میڈیا پر چلتی، تو پاکستان کی ریاست کے لیے، حکومت کے لیے نہیں، ریاست پاکستان کے لیے ایک بہت ہی مشکل صورتحال پیدا ہو جاتی۔ اب اس پوری صورتحال میں ایک تو پرائم منسٹر عمران خان نے بڑی واضح ہدایت یہ کی کہ پولیس جو ہے وہ بالکل بھی تشدد کا راستہ پہلے اختیار نہیں کرے گی، کسی قسم کی کوئی آنسو گیس کی شیلنگ وغیرہ نہیں ہونی چاہیے، آخری وقت تک پولیس کوشش کرے گی کہ یہ پورا معاملہ افہام و تفہیم سے حل ہو۔ پرائم منسٹر عمران خان نے شیخ رشید سے کہا کہ اس حوالے سے مذاکرات کیے جائیں اور پوری کوشش کی جائے کہ بغیر کوئی آنسو گیس کے شیل فائر ہوئے، بغیر کسی بدامنی کے، تحریک لبیک کے قائدین کے ساتھ مل کر یہ معاملہ حل کر لیا جائے، کیونکہ تحریک لبیک کے جو مطالبات ہیں اس حوالے سے جو اپروچ ہے وہ ظاہر ہے کہ حکومت کی تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے، تحریک لبیک کی تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے۔ تو پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ اس معاملے پر جو علماء ہیں ان کو بھی آن بورڈ لیا جائے اور اس معاملے کو اس طریقے سے حل کیا جائے۔ اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ حکومت اس دھرنے کے حوالے سے ہر صورت آخری حد تک نرم رویہ اختیار کرے گی، لیکن اگر اس احتجاج کی آڑ میں کچھ شرپسند عناصر نے کوئی تشدد کا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی، کوئی ہنگامہ آرائی کرنے کی کوشش کی، تو پھر آخری فیصلہ یہ کیا گیا کہ پھر مجبوری میں ان عناصر سے، ظاہر ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کی جانب حکومت کا اشارہ نہیں تھا، لیکن جو شرپسند عناصر ہوں گے ان سے پھر سختی سے نمٹنا پڑے گا۔ لیکن پرائم منسٹر عمران خان کے جو ڈائریکٹیوز تھے وہ یہ تھے کہ اس معاملے کو ہر صورت ہم نے پرامن طریقے سے حل کرنا ہے اور کوئی بھی بدمزگی جو ہے نہیں پیدا ہونی چاہیے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔